गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हम पहले वाली वीडियो में पढ़ रहे हैं, एक दल की प्रभुत्व का दौर। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारत में किस प्रकार लोकतंत्र की स्थापना हुई, किन परिस्थितियों में लोकतंत्र की स्थापना की गई, कैसे कैसे चुनाव हुए। आई होप वो आप सबने वो वीडियो जरूर देखी होगी और नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। पहले 3 आम चुनाव, पहला चुनाव 1952, दूसरा चुनाव 1957 और तीसरा आम चुनाव 1962, क्योंकि हमारे देश में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद आम चुनाव होते हैं। तो पहले आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के बारे में किसी को भी कोई शक नहीं था। पहले से ही लग रहा था कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसका सभी वर्गों पर अच्छा अपना होल्ड है। तो कांग्रेस पार्टी की जीत के बारे में किसी को भी कोई संदेह नहीं था। पहले आम चुनाव 1952 में हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 364 सीटें मिली। टोटल 489 में से 364 सीटें अकेली कांग्रेस पार्टी को मिली। और दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसको मिली, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी वो। 16 सीटें सीपीआई को मिली और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभर कर सामने आई। कांग्रेस की अगर हम सीटों का प्रतिशत देखें तो 74% सीटों के साथ कांग्रेस पहले स्थान पर थी। और अगर हम इसके वोटों का परसेंट देखें तो 45% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। अब आपने पिछले साल पढ़ा होगा चुनाव की प्रणाली के बारे में, जिसमें आपको 2 मुख्य प्रणाली बताई गई थी चुनाव की। एक एफपीटीपी सिस्टम और दूसरी थी पीआर सिस्टम। जो हमारे लोकसभा के और जो हमारे विधानसभा के चुनाव होते हैं उनमें एफपीटीपी सिस्टम अपनाया जाता है, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो सबसे आगे वही जीतते, चाहे वो 1 वोट से आगे हो, चाहे वो 1 लाख वोट से आगे हो, एक जीत मानी जाएगी वो। तो इस वजह से, इस प्रणाली की वजह से कि जो सबसे आगे वही जीते, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी 45% वोट लेते हुए भी 74% सीटों पर जीत गई। तो इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं था। कांग्रेस पार्टी थी इतनी मजबूत शुरू से ही। और इसके साथ साथ जो नेहरू जी का नेतृत्व था, उन्होंने भी प्रत्येक अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा करके लोगों को अपनी पार्टी के उद्देश्यों के बारे में, घोषणा के बारे में बताया। और लोगों को पहले से ही काफी विश्वास था कांग्रेस पार्टी के ऊपर। और इस तरह से पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत गई। तो दूसरी जो हमारा आम चुनाव हुआ वो हुआ 1957 में। 1957 में भी कांग्रेस पार्टी ने अपना दबदबा बरकरार रखा। 1957 के चुनाव में टोटल लोकसभा की सीटें थी 494। 494 के चुनाव होने थे, उनमें से 494 सीटों में से दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 371 सीटें मिली और ये बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई। लेकिन इस दौरान एक और घटना घटी, जिसमें केरल में सीपीआई की सरकार आ गई। जो हम केरल में किस प्रकार से सरकार आई, केरल में कम्युनिस्टों की जीत के बारे में आगे टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम इतना पढ़ लेते हैं। सेकेंड आम चुनाव जो 1957 में हुए थे, उस समय भी कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला। 494 में से अकेली कांग्रेस पार्टी को 371 सीटें मिली। अब तीसरे आम चुनाव की बात आती है। तीसरा आम चुनाव हुआ 1961-62 में, 5 साल के बाद। यहाँ पर भी कांग्रेस ने अपना दबदबा बरकरार रखा और 361 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी भी अभी भी एक बड़ी पार्टी के रूप में कायम थी। तो पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा दबदबा रहा और वोट कम होते हुए भी सीटें काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मिली। वो इसका कारण यही था कि हमारे देश में जो सबसे आगे वही जीते के आधार पर चुनाव करवाए जाते हैं। इस वजह से कांग्रेस पार्टी 45% यानी कि 50% सीटों से कम वोटों से कम वोट लेते हुए भी 3/4 सीटों पर अपना कब्जा बनाने में कामयाब रही। और उम्मीद के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया।
देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब 1957 में मैंने बताया था आपको केरल में कम्युनिस्टों की जीत हुई थी। 1957 के चुनाव में जो केरल विधानसभा के चुनाव हुए उसमें टोटल 126 सीटों में से 60 सीटें अकेली सीपीआई को मिली और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों के साथ उन्होंने केरल में अपनी सरकार स्थापित कर ली। कांग्रेस को इस बात से भी बड़ा धक्का लगा कि कांग्रेस के बिना भी कोई पार्टी इस तरह से सत्ता में आ सकती है। तो ई.एम. नमूद्रीपद जो कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक दल के नेता थे उनको केरल का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। उनका नाम था ई.एम.एस. नमूद्रीपद। उनको केरल की सरकार बनाने के लिए बुलाया गया। इस तरह से 1959 तक 2 साल तक ये सरकार चली, लेकिन उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया और आर्टिकल 356 के तहत, जैसा कि आपने पिछले साल पढ़ा है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में, हमने 3 आर्टिकल के बारे में पढ़ा मुख्य तौर पर, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के बारे में। तो आर्टिकल 356 जिसमें कहा गया है कि अगर किसी भी राज्य की सरकार सही तरीके से नहीं चल रही है, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो उस वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करवाया जा सकता है। अर्थात राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और इसी आर्टिकल के तहत केरल में 2 साल के बाद ही राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। लेकिन ई.एम.एस. नमूद्रीपद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी इस फैसले से बिल्कुल बहुत ही नाराज थी और उन्होंने अपने आंदोलन चलाए रखा। तो अब हम आगे आते हैं कांग्रेस की प्रभुत्व की प्रकृति के बारे में। कैसी प्रकृति थी कांग्रेस के प्रभुत्व की? क्या कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस बार बार सत्ता में बहुत ही भारी बहुमत के साथ आ रही थी? भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी का प्रभुत्व जिसमें रहा हो। दुनिया के और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है, जैसे चीन में, क्यूबा में, सोवियत संघ में, और भी जैसे सीरिया में, और भी बहुत सारे ऐसे देश रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व किसी एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है। लेकिन भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व में और अन्य देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व में काफी अंतर है। जो दूसरे देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व रहा, उन्होंने कांग्रेस को लोकतंत्र को ताक पर रख करके, लोकतंत्र को ध्यान में न रखते हुए वहां पर एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है। या तो वहां पर सेना का शासन रहा है, या तो वहां पर किसी एक पार्टी को ही चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है, दूसरी पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के केस में बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है कांग्रेस पार्टी का महत्व। कांग्रेस पार्टी एक ऐसे दौर में शक्तिशाली पार्टी रही है, प्रभुत्व रहा है, जब लोकतांत्रिक आधार पर चुनाव करवाए गए थे। विरोधी पार्टियां भी अस्तित्व में थी। सब पार्टियों को, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती थी। उसके होते हुए भी कांग्रेस पार्टी पूरे 3 आम चुनाव तक पूर्ण प्रभुत्व में रही। ये अपना कांग्रेस पार्टी का अपना महत्व ही था, जिसकी वजह से पूरी तरह से प्रभुत्व में रही। और आगे हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के क्या कारण थे, क्यों कांग्रेस पार्टी ने इतना दबदबा कायम रखा। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो असाधारण सफलता है, इसकी जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में हैं। हमारे बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। लोगों का उनसे लगाव था, लोग उनको अपना नेता मानते थे दिलो दिमाग से। इस वजह से उनकी बात को कोई भी नहीं टालता था। दूसरी बात आती है जवाहरलाल नेहरू जी का करिश्माई नेतृत्व। किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लीडरशिप बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती है। तो जवाहरलाल नेहरू जी का जो व्यक्तित्व था, उससे भी लोग बहुत ज्यादा प्रभावित थे
और उन्होंने स्वयं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के कांग्रेस के लिए वोट देने की अपील की थी और लोगों ने उनकी बात को माना था। अब तीसरी बात इसमें आती है कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही पुरानी पार्टी थी। एक सामाजिक और विचारधारात्मक अगर हम गठबंधन के रूप में कांग्रेस पार्टी को देखें तो कांग्रेस पार्टी का जन्म 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज अधिकारी ने इस पार्टी का गठन किया था। तो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हेडिंग है हमारा, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। कांग्रेस पार्टी का जन्म फिर से बता देती हूँ 1885 में हुआ। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे और प्रारंभ में ये पार्टी व्यापारियों, जमींदारों और एक बड़े ही हित समूह की पार्टी थी। लेकिन 20वीं सदी आते आते 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। महात्मा गांधी ने कहा कि इस पार्टी का विस्तार किया जाना चाहिए। इस पार्टी को जमींदारों, उद्योगपतियों और व्यापारियों की पार्टी तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। जन आंदोलन के दौरान किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को और महिलाओं को भी इसमें, और मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग को भी इस पार्टी में शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से ये पार्टी अब एक उच्च वर्ग और पेशेवर वर्ग की पार्टी न रह करके सभी जाति, धर्म और हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन के रूप में भारत की विविधता की नुमाइंदगी करती रही। तो इस वजह से भी कांग्रेस पार्टी का आधिपत्य रहा एक सामाजिक गठबंधन के रूप में। अब बात आती है कि क्या अनेक समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकदम एक कर दिया था? हाँ, बहुत सारे, लगभग सभी समूह कांग्रेस में एक सार हो गए थे, एकम एक हो गए थे। कई बार यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी समझ को, अपनी सोच को कांग्रेस के साथ वो तालमेल नहीं बैठा पाया, तो उसे भी कांग्रेस में जगह दी गई, उसे और उसके विचारों के साथ ही कांग्रेस में जगह दी गई। कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं थी कि अगर आपके विचार अलग है तो आपको अलग थलग कर दिया जाए। हर प्रकार के विचारों को आत्मसात करने की शक्ति कांग्रेस पार्टी रखती थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक बहुत ही बड़ी पार्टी के रूप में रही और ये एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। कांग्रेस के अंदर अनेक क्रांतिकारी, शांतिवादी, रेडिकल, दक्षिणपंथी, वामपंथी, हर तरह के लोगों के लिए जगह थी, हर विचारधारा के लिए उसमें जगह थी और अलग अलग लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग आते गए और कांग्रेस पार्टी उसे अपने में शामिल करती गई। जिस तरह से राष्ट्रीय जन आंदोलन के समय से ही इस पार्टी ने अपना पूरा प्रभुत्व जमा लिया था, जो हमारी स्वतंत्रता के बाद भी कायम रहा। तो अब हमारा इसमें आगे टॉपिक आता है गुटों में तालमेल और सहनशीलता। कांग्रेस पार्टी में अलग अलग गुटों को पूरी जगह दी जाती थी। कांग्रेस पार्टी के भीतर रहते हुए भी लोग अपनी विचारधारा के अनुसार अपने गुट बना लेते थे। इसका विरोधी पार्टियों को बड़ा नुकसान होता था, क्योंकि कई बार विरोधी पार्टियां गुटों के माध्यम से ही गुटों को अलग तोड़ने की कोशिश करती, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर इतनी स्वतंत्रता थी, इतना लचीलापन था कि उनकी बात मान ली जाती और कोई भी गुट कांग्रेस पार्टी से बाहर जाने की फिर नहीं सोचता था। तो इस तरह से ये पार्टी सुलह और समझौते के रास्ते पर चलती थी। समावेशी होना गठबंधन की इसकी विशेषता थी। इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाई में कई बार पड़ जाता था और विपक्ष की बातों को भी गुटों के माध्यम से मान लिया जाता था। कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई के दौरान ही इन सब बातों पर अमल कर लिया था कि सबकी बात सबके साथ मिलकर के चलना है। कोई भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, कोई भी बड़ा छोटा, जमींदार और गरीब आदमी किसी की भी बातों की या किसी की भी सोच की, किसी भी आकांक्षाओं की अवहेलना नहीं करनी है, सबको साथ लेकर के चलना है। तो इस तरह से ये पार्टी गुटबंदी में विश्वास रखती थी। और क्योंकि जब अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव ही गुट में रहने का हो, समझौते का हो, तो वो किसी को भी नाराज करने के लिए नाराज नहीं करेगा। तो इस तरह से गुटबंदी को ये बिल्कुल तालमेल के साथ, सुलह समझौते के साथ
अपने में आत्मसात कर लेती थी और इस तरह से कांग्रेस पार्टी का अपना एक बड़ा दबदबा रहता था। तो पार्टी के अंदर विभिन्न गुट जो समूह है वो गुट कहे जाते थे। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो अलग अलग विचारधाराओं का समावेश कर लेती है ये पार्टी। अब इसमें आगे आता है कि कांग्रेस प्रणाली इस दल को जो इस दौरान को 1952 से लेकर के 1962 तक के दौर को कांग्रेस प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस प्रणाली किसे कहते हैं। 2 नंबर में और 4 नंबर में काफी आता है ये क्वेश्चन हमारा। कांग्रेस प्रणाली क्या है? विभिन्न गुटों को, आपको पता है कि कांग्रेस विभिन्न गुटों को मिलकर बनाई गई एक पार्टी है और ये गुट अलग अलग विचारधारात्मक रुख भी अपनाते हैं। भारी भरकम मध्यम मार्गी पार्टी के रूप में भी ये बनकर सामने आती है। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी, लेकिन गुटों के माध्यम से उनकी बात मान ली जाती थी। तो बाहर देखो या भीतर देखो, कांग्रेस के अंदर या कांग्रेस के बाहर, कांग्रेस की विचारधारा ही प्रचलित थी और इस तरह की विचारधारा को हम कांग्रेस प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं मेन। एक तो कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कारण बताइए। आई रिपीट, कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कारण बताइए। पहला कारण हमारा ये स्वाधीनता आंदोलन के समय की पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व, सामाजिक गठबंधन और विचारधारात्मक आपस में समझ, गुटबंदी को महत्व दिया जाता है इसमें। तो इस तरह से ये पार्टी बहुत लंबे समय तक एक प्रभुत्वशाली पार्टी के रूप में रही। और दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि कांग्रेस प्रणाली क्या है। कांग्रेस प्रणाली वही है जो हर चीज को, हर तरह की विचारधारा को आत्मसात लेकर के चलती है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और इसके चुनाव चिन्ह के बारे में भी बताना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी का जो प्रारंभ में चुनाव चिन्ह था वो था 2 बैलों की जोड़ी। 1952 से लेकर के 1969 तक कांग्रेस पार्टी का ने 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़ा है। 1969 में कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हो गया, कांग्रेस 2 भागों में बट गई, कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट और कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड। तो जो कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट थी उसने अपना चुनाव चिन्ह बनाया गाय और बछड़ा। 1971 के जो चुनाव था वो गाय और बछड़े के चुनाव चिन्ह पर लड़ा गया था। अब इस कांग्रेस को, पहले जो कांग्रेस पार्टी जानी जाती थी, अब इस कांग्रेस पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाने लगा, INC के नाम से जाना जाने लगा। तो अब 1977 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, राइट हैंड का पंजा कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था या 1971 से पहले क्या चुनाव चिन्ह था। तो 3 चुनाव चिन्ह मैंने आपको बता दिए हैं। पहले 2 बैलों की जोड़ी, फिर गाय और बछड़ा और अभी हाथ का पंजा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा विभिन्न विरोधी पार्टियों के उद्भव के बारे में, जो कल की वीडियो में हम अपलोड करेंगे।